दोस्तों के साथ की गई कोई शरारत याद है जो मतलब थोड़ी ज्यादा ही हो गई हो? चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलते हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर आज भी सुनने में उतनी ही मजेदार और बिल्कुल नई लगती है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक मामूली सी शॉल जिसे दुलाई कहते हैं, वो कैसे एक आदमी को परेशान कर सकती है, एक औरत को रुला सकती है और तो और ट्रेन के पूरे डिब्बे में गपशप का माहौल बना सकती है। चलिए इस मजेदार पहेली को सुलझाते और देखते हैं कि आखिर इस दुलाई के अंदर छिपा क्या था। तो आगे हम देखेंगे कि ये शरारत कैसे शुरू हुई, फिर एक अचानक सफर, प्लेटफॉर्म पर मची उथल-पुथल, ट्रेन के अंदर मिले कुछ अजीब से यात्री और फिर होगा वो जबरदस्त खुलासा। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये कहानी आज भी इतनी खास क्यों मानी जाती है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1907। वो दौर था जब भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। माहौल काफी गंभीर था। साहित्य में भी बड़ी बड़ी गंभीर बातें हो रही थीं। और ठीक इसी माहौल में एक महिला लेखिका ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसका मकसद सिर्फ एक था, लोगों को हंसाना। कहानी का नाम था दुलाई वाली। इससे लिखा था बंग महिला ने, और ये 1907 में उस समय की सबसे बड़ी पत्रिका सरस्वती में छपी थी। पर इसकी सबसे खास बात थी इसकी शैली, मनोरंजन प्रधान। मतलब इसका इरादा कोई गहरा संदेश देना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वालों का दिल बहलाना था। कहानी की शुरुआत होती है पवित्र शहर काशी से। यहीं से एक ऐसे सफर का प्लान बनता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और यही सफर एक यादगार शरारत की वजह बनने वाला था। कहानी के हमारे एक हीरो हैं वंशधर। वो अपनी पत्नी जानकी देई को लेने अपने ससुराल काशी आए हुए हैं, और एक दिन वो अचानक घर आकर कहते हैं कि हमें आज ही इलाहाबाद निकलना है, क्योंकि उनके दोस्त नवल किशोर ने तार भेजा है। लेकिन जानकी दे इस सडन प्लान से बिल्कुल खुश नहीं है, खासकर जब उन्हें पता चलता है ये सब वंशधर के दोस्त नवल किशोर की वजह से हो रहा है। वो साफ साफ कहती हैं, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। बस यहीं से हमें इन दोस्तों के बीच की नोकझोंक का अंदाजा हो जाता है। लेकिन तब क्या हो जब एक परफेक्टली प्लान ट्रिप अचानक से गड़बड़ होने लगे। चलिए देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर क्या हंगामा होता है। प्लान तो बिल्कुल सिंपल था। वंशधर और जानकी देई काशी से ट्रेन पकड़ेंगे, मुगलसराय जंक्शन पर दोस्त नवल किशोर उन्हें मिलेगा, और फिर सब साथ में इलाहाबाद चले जाएंगे। सुनने में तो काफी आसान लग रहा है ना? पर कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे ही ट्रेन मुगलसराय स्टेशन पहुंचती है, नवल किशोर का कोई अता पता नहीं होता। वंशधर पूरे स्टेशन पर उसे ढूंढते हैं, आवाजें लगाते हैं, पर वो तो जैसे हवा में गायब हो गया हो। अब ट्रेन छूटने वाली है और वंशधर की टेंशन बढ़ती जा रही है। खैर, बेचारे वंशधर को मजबूरी में अपनी पत्नी के साथ अकेले ही ट्रेन में चढ़ना पड़ता है, और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब वंशधर एक ऐसी ट्रेन में है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। उनके डिब्बे में एक महिला बैठी है जो फूट फूट कर रो रही है। वंशधर पूछते हैं तो पता चलता है कि उसका पति बेचारा स्टेशन पर ही छूट गया। अब शरीफ आदमी ठहरे वंशधर तो वो उसकी मदद करने का फैसला कर लेते हैं। और इसी डिब्बे में एक और किरदार है जो सिर से पांव तक एक दुलाई ओढ़े खामोश बैठा है। ना कोई हरकत, ना कोई आवाज, बस एक पहेली की तरह जो वहां हो रहे सारे तमाशे को देख रहा है। यही है हमारी दुलाई वाली। और डिब्बे के बाकी लोग, अरे वो कहाँ छुप रहने वाले थे। गपशप शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि वंशधर उस रोती हुई औरत के गहने चुराने के चक्कर में है, तो कोई उसके पति की मजेदार टोपी पर हंस रहा था। ये सब सुन सुनकर तो वंशधर का सिर ही घूम गया। तो एक तरफ वंशधर का बढ़ता हुआ तनाव, दूसरी तरफ डिब्बे में चलती अफवाहें, और इन सब के बीच वो खामोश रहस्यमयी दुलाई वाली। क्या ये सब सच था या फिर ये सिर्फ एक मजाक था? जी हाँ, वंशधर की सारी टेंशन, उस औरत के आंसू, लोगों की बातें, सब कुछ एक चिंतामणि से बुना हुआ प्लान था। जैसे ही ट्रेन इलाहाबाद पहुंचती है, परेशान वंशधर उस दुलाई वाली से कुछ पूछने जाता है, और तभी वो दुलाई से अपना चेहरा हटाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसका दोस्त नवल किशोर निकलता है, जो जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये थी पूरी शरारत। नवल किशोर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मुगलसराय में भेस बदलकर ट्रेन में चढ़ा था। उसकी पत्नी ने बेसहारा होने का नाटक किया, और खुद नवल किशोर दुलाई वाली बनकर अपने दोस्त को परेशान होते हुए देख देखकर मजे ले रहा था।
तो देखिए, ये सिर्फ हंसी मजाक की कहानी नहीं है। दुलाई वाली का हिंदी साहित्य में एक बहुत ही जरूरी मुकाम है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। इस कहानी का असली जादू ना इसी कॉन्ट्रास्ट में है। सोचिए, एक तरफ है बेचारा वंशधर जो टेंशन और जिम्मेदारी के बोझ से दबा जा रहा है, और दूसरी तरफ है नवल किशोर जो पर्दे के पीछे से ये सारा ड्रामा देख रहा है और हंस रहा है। मतलब एक ही सिचुएशन पर दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग अनुभव। तो आखिर ये कहानी इतनी खास क्यों है? पहली बात, इसे बंग महिला ने लिखा, जो हिंदी की शुरुआती महिला लेखिकाओं में से थी। दूसरी बात, ये उस दौर के स्वदेशी आंदोलन की झलक भी देती है। और सबसे बढ़कर, ये दोस्ती, हास्य और शरारत की एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। और इसी सवाल पर आकर हम रुकते हैं कि आखिर वो क्या बात है जो दोस्ती और मजाक मस्ती की एक सीधी सादी कहानी को एक सदी बीत जाने के बाद भी इतना अपना और मजेदार बनाए रखती है। शायद इसका जवाब हम सब की अपनी दोस्ती और उन शरारतों की यादों में ही कहीं छिपा है।